ऑन February 1st, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का बजट 2021-22 अनाउंस करने जा रही हैं। ये बजट रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लेट्स स्टार्ट। नेशनल बजट बेसिकली किसी कंट्री के एनुअल फाइनेंसेस को डिटेल करता है। इसीलिए नेशनल बजट में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू और सेकंड एक्सपेंसेस। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप अपकमिंग नेशनल बजट के बारे में रीड करते हुए देखोगे। पहला, कंसोलिडेटेड फंड्स। ये बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, गवर्नमेंट द्वारा अंडररिटन लोन से रिसीट्स का सम होता है। गवर्नमेंट के द्वारा किए गए ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस इस फंड से पे किए जाते हैं। दूसरा, कंटिंजेंसी फंड। ये फंड कोई भी अर्जेंसीज और इमरजेंसीज को मीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 500 करोड़ और इसकी स्पेंडिंग इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। तीसरा, पब्लिक अकाउंट। डिड यू नो दैट द गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह भी एक्ट करती है? दैट्स राइट। पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट के जैसा होता है और इसके फंड्स गवर्नमेंट ओन नहीं करती। इंस्टेड गवर्नमेंट को इस अकाउंट से सिटीजन्स और एंटिटीज को पे करना होता है। डू यू नो कि आपके प्रोविडेंट फंड्स कहाँ जाते हैं? टू द पब्लिक अकाउंट। चौथा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कई सारी चीजों पर स्पेंड करती है। इनमें से कुछ स्पेंडिंग से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, सब्सिडीज और इंटरेस्ट। इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पांचवा, रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट कई सारे मेथड से पैसे अर्न करती है। टैक्सेस इनमें से एक एग्जाम्पल है। ये फाइनेंसेस रेवेन्यू रिसीट्स में डिटेल किए जाते हैं। छठा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट किसी एंटिटी या सिटीजन्स को लोन प्रोवाइड करती हैं एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न, तो ये इन इफेक्ट एक एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिस्ट करते हैं। सातवां, कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमी में एसेट्स होल्ड करती है। LIC कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट ओन्ड। अगर इस कंपनी के शेयर्स एक IPO में ऑफर किए जाएंगे तो गवर्नमेंट इसके बदले में मनी रेज करेगी। ऐसे ट्रांजैक्शन से होने वाली रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। बाय द वे, LIC को एक्चुअली IPO के थ्रू ऑफर किया जा रहा है और ये स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का एक मेजर इवेंट होगा। वी रेकमेंड दैट यू डू नॉट मिस इट। एंजल ब्रोकिंग के साथ स्टार्ट करें एक नई शुरुआत और खोलें एक डीमैट अकाउंट and participate in this historic IPO this year. Alright, moving forward. As you might have noticed, government 3 accounts maintain करती है: public account, capital account और revenue account. इसीलिए नेशनल बजट में इन तीनों अकाउंट्स के लिए एक रेवेन्यू बजट और एक एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है। फाइनली, कंसोलिडेटेड फंड से आप ओवरऑल बजट डिकोड कर सकते हो। अब कुछ टैक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पहला, कॉर्पोरेशन टैक्स। ये टैक्स बेसिकली कंपनीज के लिए अप्लाई होता है और इसको कंपनीज के द्वारा स्टेट किए गए प्रॉफिट्स पर चार्ज किया जाता है। दूसरा, टैक्सेस ऑन इनकम। इस टैक्स के बारे में कई इंडियंस जानते हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल्स की अर्नड इनकम पर अप्लाई होने वाला टैक्स है। तीसरा, फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स। अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज के अलावा एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं तो उन्हें इन फ्रिंज बेनिफिट्स पर टैक्सेस पे करना पड़ता है। चौथा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब कोई एसेट या प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो द इंडिविजुअल और एंटिटी को टोटल कंसिडरेशन पर एक छोटा सा टैक्स पे करना पड़ता है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर STT। पांचवा, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स यानी BCTT। ये बेसिकली कैश बेस्ड ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करने का मेजर है। इसके अंडर गवर्नमेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर मंथ के बाद एक छोटा सा चार्ज लेवी करती है। छठा, कस्टम्स। अगर आपने फॉरेन गुड्स परचेज किए हैं तो आप इसके बारे में प्रोबेबली जानते हो। कस्टम्स बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स के लिए चार्ज किए जाते हैं और इनकी वैल्यू गुड्स पर डिपेंड करती है। सातवां, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। व्हेन यू बाय थिंग्स तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर भी टैक्सेस देते हो। यूनियन एक्साइज ड्यूटी इन गुड्स पर अप्लाई होती है। आठवां, सर्विस टैक्स। क्या आपने रेस्टोरेंट बिल्स को ध्यान से देखा है या फिर टेलीफोन बिल्स? इन जगहों पे आप सर्विसेज अवेल करते हो,
इन सर्विसेज पर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स चार्ज करती है। 9वां, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स पेड बाय बोथ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को कलेक्टिवली रेफर किया जाता है एज डायरेक्ट टैक्सेस। 10वां, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन टैक्सेस को रिग्रेसिव कंसिडर किया जाता है और ये टैक्स पेयर्स पर बेसिकली एक बर्डन होते हैं। कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ टैक्सेस यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस इन द नेशनल बजट। टैक्सेस बेसिकली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। ये बेसिकली वो रेवेन्यू है जो टैक्सेस से जनरेट नहीं होता। जब आप ट्रेन जर्नी या म्यूजियम के लिए टिकट परचेज करते हो तो इससे बेसिकली गवर्नमेंट पैसे अर्न कर रही है। ये रेवेन्यूज एड अप होकर बनाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाउएवर, इंडियन नेशनल बजट में रेलवे से आने वाला रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड्स में इंडिकेट किया जाता है। अब देखते हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड नो अबाउट। पहला, रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट की अर्निंग्स भी होती हैं और स्पेंडिंग्स भी, लेकिन किसी फिस्कल ईयर में स्पेंडिंग्स और अर्निंग्स सेम नहीं होती। इस डिफरेंस को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये नंबर आइडियली 0 होना चाहिए। हाई रेवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी और मनी पर पुअर कंट्रोल इंडिकेट करता है। अगर डेफिसिट हाई होता है तो गवर्नमेंट्स मनी बोरो करती हैं, लेकिन इससे एक डेट ट्रैप सेटअप हो सकता है एंड इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। दूसरा, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग डेट्स पर मनी रीपे करती हैं और बोरो भी करती हैं। Therefore, पब्लिक डेट रिसीट्स और डिसबर्सल्स के बीच जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल डेट बेसिकली उस पैसे को बोलते हैं जो डोमेस्टिकली बोरो किया गया है, और एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू मनी बोरोड फ्रॉम नॉन इंडियन सोर्सेस। आर यू क्यूरियस अबाउट पब्लिक डेट? सोचिए, गवर्नमेंट को मनी बोरो क्यों करना पड़ता है? थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंटरनल डेट लार्जली ट्रेजरी बिल्स और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स का रिजल्ट होती हैं। लेट्स लुक एट बोथ ऑफ दीज। पहला, ट्रेजरी बिल्स। ये बेसिकली बॉन्ड्स या फिर डेट सिक्योरिटीज होती हैं और इनकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर होती हैं। ये रिसीट्स एक्सपेंडिचर के शॉर्ट टर्म टारगेट्स को मैच करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। इस स्कीम को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक की एक्सचेंज और मनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टारगेट्स को मैच करने के लिए नहीं है। इंस्टेड आरबीआई इन सिक्योरिटीज को मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए यूज करता है। लास्टली, नेशनल बजट के 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिव्यू करते हैं। पहला, सेंट्रल प्लान। सेंट्रल प्लान बेसिकली 5 ईयर प्लान्स होते हैं जिनको 1 ईयर इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक डाउन किया गया है। सेंट्रल प्लान के जरिए द गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। दूसरा, प्लान एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के प्लान्स को असिस्ट करने के लिए एक बजट होता है और अल्टीमेटली ये सेंट्रल प्लान को सपोर्ट करता है। इस बजट में भी रेवेन्यू और कैपिटल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप बजट को ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे फाइनली ट्यून्ड मूविंग पीसेस दिखाई देंगे, जस्ट लाइक अ मशीन। नेशनल बजट को समझने से यू कैन डेवलप एन अप्रिसिएशन फॉर हाउ द इकोनॉमिक मशीनरी रन्स एंड व्हाट रोल द गवर्नमेंट प्लेज इन इट। आने वाले नेशनल बजट पर अपडेट्स मिस ना करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल या फिर विजिट करें www.angelbroking.com फॉर मोर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.